हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। मेरा नाम अनिल यादव है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्जन क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको। अब पहली चीज तो ये कि वर्जन क्वेश्चन सीरीज क्या है। तो अभी हमने रिसेंटली सीजीएल मेंस 2025 के लिए हमने एक सीरीज चालू करी है जिसमें हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इन 3 सब्जेक्टों को कंप्लीट करवाने का टारगेट लिया है कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत अच्छी हो सके। अब पहली चीज कि इसका नाम वर्जन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पे बेस्ड है जिस पैटर्न पे फेज 13 और जो स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उसी पे बेस्ड है और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो सारे के सारे मैंने लिए हैं एनसीईआरटी से और एडिक्विटी अब तक का जो पैटर्न रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और उम्मीद है मेंस के अंदर भी वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा सारी चीजें। ओके, तो अब तक हमने इस सीरीज के अंदर ज्योग्राफी के इंडिया लोकेशन, फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करा दिया है। पॉलिटी में हमने सेट 1 प्रोवाइड करा दिया जिसमें 100 क्वेश्चन है। अब पॉलिटी के 2 सेट और बाकी हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 300 क्वेश्चंस में हम आपको पूरा पॉलिटी का पूरा रिवीजन करा देंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके भी जो बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के अंदर अंदर हम आपको क्लास वाइज आपको करवाएंगे, जैसे कि 9th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ओके, इसके अलावा 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको करवाएंगे। 11th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाएंगे। 12th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको क्लास वाइज आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अगर अभी तक नहीं देखे या फिर अब तक नहीं लगाए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए। जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखो, ये इंडियन ज्योग्राफी में एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस भी हम आपने कोशिश करी है कि वन लाइनर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड करें यहाँ पे कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है या फिर ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, सिमिलरली हमने आपको जो फिजियोग्राफी डिवीजन है इसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका एक्सप्लेनेशन नीडेड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी है। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के थ्रू लगाइए और पीडीएफ के थ्रू अगर आप नहीं लगाते तो हमने इनकी क्विजेस भी प्रोवाइड कराई है, तो क्विजेस के थ्रू भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्विज चैनल पे जाइए, वहां पर हमने इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में डाला हुआ है, वहां से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को आके देख सकते हैं। आज इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको ज्योग्राफी के जो इंडिया लोकेशन और जो फिजियोग्राफी है इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं उनका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। अभी क्वेश्चन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो हमने आपको रिसेंट में वर्जन क्वेश्चन सीरीज में आपको जो प्रोवाइड कराए हैं वो सारे क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं कि देखो, जो चैप्टर 1 है इंडिया लोकेशन, इसके तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन जो चैप्टर 2 है जो फिजियोग्राफी है जिसके अंदर हमने क्या करा कि जो नए पैटर्न पे जिस तरह से क्वेश्चन आए, अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे आए कि जैसे अगर आपने फेज 13 या फिर स्टेनो के क्वेश्चन देखे होंगे ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी के तो उन्होंने क्या करा कि जो एनसीईआरटी की लाइन है ना, लाइन डिट्टो की डिट्टो वहां पे लिख दी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमने जो जो इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स की लाइन थी ना फिजियोग्राफी में वो आपको उठा के क्वेश्चंस के अंदर डाली है, जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन उसके अलावा जो जो काम के क्वेश्चंस है या फिर जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि है इंडिया लोकेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी सुन ले कि यहाँ पर आप ये मत करना कि हिंदी है इंग्लिश है, मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें उनको हिंदी में बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और बाकी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है, मतलब अगर आप हिंदी की पीडीएफ खोल के अगर इस वीडियो को देखते हैं तो भी आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी उसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि नॉर्थ में तो हिमालय आ गया। ठीक है, हिंदकुश माउंटेन रेंज आ गई, सुलेमान रेंजेस आ गई। ठीक है, अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उधर पूर्वांचल हिल्स आ गई। ठीक है, सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट में तो ये रेंजेस हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूर्वांचल हिल्स आ गई और नीचे हमारी इंडियन ओशियन है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, उसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार और इंडिया आते हैं। तो ये इन स्टेटमेंट में कौन-कौन से सही हैं? तो देखो मैं इसको आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ मैं। जिसमें यहाँ पर देखेंगे ये तो सुलेमान रेंजेस आ गई, ठीक है? यहाँ पे ये हिंदकुश माउंटेन आ गया, यहाँ पर ये वाला पूरा हिमालय आ गया और ये जो हिमालय का पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट में आता है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ठीक है? और नीचे हमारे इंडियन ओशियन आ गया। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है ना जिसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कौन-कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? देखो पाकिस्तान आता है इसके अंदर, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। लेकिन वहाँ पर एक कंट्री का नाम और मेंशन है, वो है म्यांमार। जबकि म्यांमार हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो म्यांमार जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। देखो श्रीलंका भी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1। ओके। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है, अब देखो टेरिटोरियल लिमिट क्या होता है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे ये हमारा भारत है, तो अगर मैं सी की जो समुद्र है उसकी टेरिटोरियल लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इंडिया का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है? अगर जैसे मैं इसकी बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना फैला हुआ है? वो फैला हुआ है 12 नॉटिकल माइल, मतलब अगर इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो 21.9 किलोमीटर तक का एरिया है ना, ये पूरा भारत का है। मतलब यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ या फिर कोई भी श्रीलंका का जो शिप आता है वो एंटर नहीं कर सकता बिना इंडिया की परमिशन के। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा इंडिया का एरिया है। ठीक है, तो इसको इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट बोलेंगे किसकी? सी के अंदर। और वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल है। और अगर किलोमीटर में उसको बदलेंगे तो कितना आता है? 21.9 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर स्टेटमेंट 2 यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो आईएसटी होता है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 4 आवर 30 मिनट्स आगे है। अब देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि वो कितना है 5 आवर 30 मिनट्स है। अब ये 5 आवर 30 मिनट्स क्यों है, इसको मैं थोड़ा आगे के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइप से कितना ज्यादा कितना ऐड है? 5 आवर 30 मिनट्स आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ओनली ए आंसर आ जाएगा इसमें। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन में इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो कर्क रेखा है वो भारत को दो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंशन है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इंडिया के जो सदर्न मोस्ट या फिर नॉर्दर्न मोस्ट ये पॉइंट की बात करें तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो है कन्याकुमारी, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और अगर मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है इंदिरा कोल, जो कि कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब देखो ये तो हो गया लैंड एरिया का, मतलब अगर लैंड एरिया की बात करूं तो, लेकिन अगर हमारे आइलैंड्स भी तो है ना, आइलैंड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लक्षद्वीप आते हैं और यहाँ पे ये वाला कौन सा है? ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अगर इन आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा हो जाता है? वो आ जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि जिसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट इसका पुराना नाम है। और ये कितना है? ये आता है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ में आता है। ओके, लेकिन ये अब जो पॉइंट है वो सबमर्ज्ड हो चुका है, मतलब पानी में डूब चुका है। कब? जब सुनामी आई थी तो सुनामी के अंदर ये पूरा एरिया डूब चुका था। ओके, फिर अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं जो कि गुजरात में है और उसका नाम है गुहार मोती, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के अंदर है। और अगर मैं हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो जो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है किबिथु, जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पर ये सारा जो एक्सटेंशन पूरा बता रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। फिर ये दूसरा कह रहा है कि जो हमारी जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो पार्ट, ये जो कर्क रेखा है ना, वो इंडिया को एक तो नॉर्दर्न हिस्सा, ये वाला नॉर्थर्न हिस्सा हो गया, और ये नीचे वाला सदर्न हिस्सा, इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में पूरा डिवाइड करती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ये कोस्टल लाइन की बात कर रहा है, मतलब जो समुद्री जो तट है ना उसकी लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये पुराना डेटा है, तो पुराना डेटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो जो नया डेटा है उसको नीचे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रखा है, और मैं वहां पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भी क्या क्या नई नई चीजें हैं उसके अंदर, तो उसकी डिटेल आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर पुराने डेटा के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में इंडिया के एरिया की बात कर रहा है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है डेटा।
फिर थर्ड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इंडिया का जो एरिया है ना वर्ल्ड के अंदर, कि देखो अगर ये वर्ल्ड पूरा है तो इस अगर इंडिया में अगर बात करो तो ये कितना परसेंटेज है पूरे का, तो यहाँ पर ये 3.5 बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इंडिया का करेक्ट डेटा है 2.4%, मतलब 2.4% एरिया पूरे वर्ल्ड का इंडिया के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो थर्ड गलत हो जाएगा और 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनविच टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर और 30 मिनट्स आगे है। तो ये आगे और पीछे का क्या रीजन है, इसको देखो मैंने वीडियो के थ्रू भी समझा दिया था, बट यहाँ पे हल्का सा मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इसके जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको 0 डिग्री कहाँ पर नाम दिया गया, ऐसी मतलब कि जो साइंटिस्ट थे वो एग्री कर गए थे इस बात पे कि ब्रिटेन की एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच के अंदर, जिसको मान लिया गया कि जो लेटीट्यूड उस लेबोरेटरी से पास होता है उसको हम 0 डिग्री देंगे, और इसके इधर वाले को हमने ईस्ट बोला गया और इधर वाले को वेस्ट बोला गया। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम आगे होता है और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम कम होता है। बस आपको अभी के लिए इतना ध्यान रखना है। अगर डिटेल में देखना है तो मैंने जो फोर्थ चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल में समझा रखा है कि किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ईस्ट की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर क्या होता है, पॉज़िटिव होता है, और जो हमारा भारत है वो किधर है? हमारा भारत कहाँ पर आता है? इस तरफ आता है, ईस्ट की तरफ आता है अगर ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम देखें तो। ओके, तो हमारे भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है वो है 82.5 डिग्री है। ठीक है? तो अगर मैं 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट तक आता हूँ तो यहाँ पर कितना टाइम अहेड होगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करा जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री जो मूव करती है वो 4 मिनट में मूव करती है, और हमारी अर्थ को कितना मूव करना है, 0 डिग्री से कितना जाना है, 82.5 डिग्री ईस्ट तक जाना है। तो ये कितना मूव करेगी? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो टाइम आ जाएगा, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 330 मिनट्स आ जाता है, और 330 मिनट्स का क्या मतलब हो गया, 5 आवर 30 मिनट्स। और यहाँ पर ये ईस्ट की तरफ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अहेड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम प्लस में होता है। सेम चीज़ अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग आ रहा है वो कितना है, 2 आवर्स है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो जैसे किस तरह से करते हैं कि अगर मैं गुजरात से बात करूँ तो गुजरात का हमारा जो गुहार मोती है वो कितना है, 68.7 डिग्री ईस्ट है। और अगर मैं यहाँ पर किबिथु के पास में जाता हूँ जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है वो है 97 डिग्री और 25 ईस्ट है। अगर मैं इनमें डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना आता है, 28.5 डिग्री ईस्ट में आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री जो अर्थ है वो कितना 4 मिनट में मूव करती है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, कितना टाइम अहेड होता है। तो इसमें जो टोटल टाइम आता है वो कितना आता है, 134 मिनट आता है। अगर 134 मिनट का क्या मतलब हो गया, 2 आवर एंड 14 मिनट्स। तो इसको हम ऑलमोस्ट 2 आवर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 2 आवर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 2 आवर बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब फिर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें ये कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में ये बोलता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम जैसे अगर यहाँ पे लेटिट्यूड होता ना तो मैं उसको बात कर रहा हूँ। तो देखो कि होता क्या है कि जो 0 डिग्री होता है ना, उसपे जो सन की रेज़ होती है बिल्कुल सीधी पड़ती है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि वो सीधी किस तरह से पड़ती है और क्या रहता है। तो आपको यहाँ पर ये बस मानना है कि 0 डिग्री पे जो सन की रेज़ेज़ हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पर ये कौन-सी है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ पर जो सन की रेज़ेज़ है वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है? और ये कौन-सी है, मकर रेखा है। ओके, अब यहाँ पर सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं इस 0 डिग्री पे वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लैटिट्यूडनल हमारे ऊपर की ओर जाते हैं, फिर नीचे की ओर जाते हैं, तो जो टाइम जो दिन और रात का बीच का जो टाइम होता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है? मतलब जो लैटिट्यूड्स हैं, वो हमारे दिन और रात के टाइम को अफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सन की रेज़ की बात करूँ, जब सन की रेज़ यहाँ पे कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो हमारे यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं। लेकिन यहीं पर जब सन की रेज़ेज़ मकर रेखा पर गिरती हैं, तो हमारी रात लंबी होती है, लेकिन दिन छोटे होते हैं, जो कि अभी के टाइम है। आप अभी के टाइम देखेंगे आराम से 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब गर्मियाँ रहती हैं तब आराम से साढ़े 7 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है। तो ये यही रीज़न है इनके, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूडल एक्सटेंट यहाँ पर आंसर में आता, तब ये सही हो जाता। ओके?
अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अब देखो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जो एशिया महाद्वीप है ना, उसके अंदर इंडिया जो है वो सदर्न हिस्से में है, मतलब दक्षिण की ओर है। ठीक है? फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इंडियन ओशियन के अंदर जो कोस्टल लाइन है, मतलब जैसे अगर इंडिया की बात करूँ तो कोस्टल लाइन ये वाली हो गई नीचे वाली। ठीक है? तो ये सबसे लंबी इंडिया की है, इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है। मतलब इंडिया जितनी लंबी किसी कंट्री की नहीं है। ठीक है? तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं पहले आपको पहले दिखा देता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है उसको। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है और इसमें अगर बात करें तो ये वाला नॉर्थ हो गया और नीचे की ओर साउथ हो गया। तो हमारी इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया ये रहा। तो यहाँ पर जो एशियन कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करें तो इंडिया हमारे किस तरफ है? सदर्न हिस्से में है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया। फिर यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोस्टल लाइन की बात करें तो देखो कोस्टल लाइन में क्या आ गया कि ये वाला हमारा कौन सा है, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो हमारा हिंद महासागर है पूरा। ठीक है? तो यहाँ पर जो कोस्टल लाइन शेयर करता है वो इंडिया करता है सबसे ज्यादा। अब देखो अगर कोस्टल लाइन की बात करूं तो उसमें यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाएगा एशिया के अंदर। एशिया के अंदर कौन आ जाएगा? इंडोनेशिया इसका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर इंडियन ओशन की बात करूं तो यहाँ पर केवल आंसर इंडिया आएगा। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशिया है ना, यहाँ पर ये वाला जो सी है इधर वाला, ये कौन सा? ये है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। तो ये जो इंडोनेशिया है उसकी कोस्टल लाइन पैसिफिक ओशियन के अंदर भी आती है। ठीक है? इंडियन ओशियन के अंदर थोड़ी आती है, थोड़ी पैसिफिक ओशियन के अंदर आती है। लेकिन इंडिया का जो है पूरा जो कोस्टल लाइन है ये पूरा इंडियन ओशियन के अंदर आता है। इसी वजह से जो कोस्टल लाइन है इंडियन ओशियन के अंदर वो इंडिया की सबसे ज्यादा है। इसी वजह से इस ओशियन का नाम क्या पड़ा हुआ है? इस ओशियन का नाम हिंद महासागर पड़ा हुआ है। इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं 7th क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर ये दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। देखो प्रोविंसेस कौन से होते थे? प्रोविंसेस वो होते थे जिन पर ब्रिटिशर्स जो डायरेक्टली रूल करते थे उनको प्रोविंसेस बोलते हैं। और जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब प्रिंस से याद रख लो आप कि प्रिंसली स्टेट का मतलब हो गया कि जैसे राजा महाराजा थे जिन पर डायरेक्ट जिनका रूल था, उनको क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट बोलते थे। जैसे कि हमारे राजपूत हो गए, इसी तरह से हैदराबाद देख लो, हैदराबाद में पहला निजाम था। ठीक है? तो इस तरह से जो स्टेट थे ना वो प्रिंसली स्टेट थे जिनके ऊपर डायरेक्टली रूल किनका था? रूल जो राजा महाराजा थे उनका था, ना कि वॉइसरॉय का। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपॉइंट नहीं करे जाते थे, वो हेरिडेटरी थे। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से रूल थे। तो यहाँ पर वॉइसरॉय उनको अपॉइंट नहीं करते, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रखा है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखो 6th लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑक्यूपाई करता है, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। फिर ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो इंडिया के मिडिल से गुजरती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिल्कुल ये इंडिया के मिडिल से गुजरती है। इंडिया को दो अलग अलग हिस्से, आधे आधे हिस्सों में बांटती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर 3 में बिल्कुल सही है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, फिर ये कह रहा है कि इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है? देखो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है वो समझाता हूँ मैं। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा हो गया इक्वेटर। और इक्वेटर में ये वाला कौन सा हो गया? कर्क रेखा हो गया, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और ये हो गया मकर रेखा, ये है 23.5 डिग्री साउथ है। तो ट्रॉपिक जोन मतलब उष्ण कटिबंधीय जोन के अंदर भारत आता है पूरा का पूरा। इसका क्या मतलब हो गया कि उष्ण कटिबंधीय जोन कौन सा होता है, फिर ट्रॉपिक जोन कौन सा होता है? तो ट्रॉपिक जोन है वो ये वाला एरिया होता है। अगर इसमें कोई कंट्री है तो उसको बोल देंगे कि भैया वो पूरा ट्रॉपिकल जोन के अंदर आती है। लेकिन इंडिया कहाँ पर आता है? इंडिया आधा तो इसमें आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, आधा ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। कैसे? अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो कर्क रेखा है, भारत को दो मतलब बराबर हिस्सों में काटती है। जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी कौन सी है? ये है कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन है, ये किस में आता है? ये सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप उष्ण कटिबंधीय जोन। और नीचे वाला जो एरिया है वो किस में आ जाता है? ये आ जाता है ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय जोन के अंदर आ जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट 4 है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर इसमें हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें करेक्टली मैच करना है, कौन सा नहीं हो रहा है, नॉट हमको ढूंढना है। तो इंडिया का टोटल एरिया बिल्कुल यहाँ पे सही है। इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ये भी बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कितनी है? 360 नहीं होकर कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, देखो अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये वाला एरिया हो गया, अगर इसमें अगर बात करें तो 382 लोग आते हैं, मतलब इन इस एरिया में 382 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 4 स्टेटमेंट है, इनमें सही निकालना है और इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन-सा है? वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कितना है? 8 डिग्री और 4 मिनट है। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा और 1, 2, 3 इसके आंसर हो जाएँगे। ओके, फिर ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास होती है? अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर स्टेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो ये मिज़ोरम से निकलती है, त्रिपुरा से निकलती है, वेस्ट बंगाल से निकलती है, झारखंड से जाती है, छत्तीसगढ़ के थोड़े से हिस्से को टच करती है, एमपी को बिल्कुल बीच में से काटती है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान को भी थोड़ा-सा काटती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो राजस्थान को नीचे से हल्का-सा यहाँ पे काट रही है और फिर गुजरात का आती है। तो देखो आपको इस तरह से याद रखना है, या तो आपको वेस्ट टू ईस्ट में याद रखना है या फिर ईस्ट टू वेस्ट में याद रखना है। तो देखो अगर ईस्ट टू वेस्ट में जाएँगे तो पहला मिज़ोरम आएगा, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। आपको इसी सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी इसको लेकर। ओके, तो यहाँ पर क्या-क्या आ जाएगा? यहाँ पर गुजरात आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, जबकि यूपी को वो नहीं काटते। तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन आ जाएगा? 1, 2 और 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को 2 मतलब हिस्सों में बाँटती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो इंडिया को इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको 2 भागों में बाँटती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, क्यों गलत है? अब मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन-सी हो गई? इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई ये वाली। देखो, मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की। क्योंकि नीचे वाली तो कौन-सी कोस्टल लाइन है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं। तो इसको तो आधा बाँटती नहीं है ना कर्क रेखा, आधा किसको बाँटती है? इंडिया को 2 हिस्सों में बाँटती है, ना कि इंटरनेशनल बाउंड्री को। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेटमेंट है, वो ये कह रहा है कि जो ईस्ट और वेस्ट एक्सपेंशन है मैक्सिमम, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग जाता है। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो ये वाला हो गया और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया। अगर इनको मिलाते हैं ना, तो ये जो लंबाई होती है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसके अलोंग आती है? इसी के अलोंग आती है, कर्क रेखा के अकॉर्डिंग। कर्क रेखा के अलोंग आती है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सबसे लंबी लंबाई होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब ईस्ट के अंदर जाएँ तो सबसे दूर वाला पॉइंट ये है और वेस्ट में जाएँ तो सबसे दूर वाला पॉइंट ये है। तो जो सबसे लंबी डिस्टेंस होगी वो इन्हीं 2 के बीच में तो होगी ना। जबकि यहाँ पे देखो जो कर्क रेखा अगर को देखें तो कर्क रेखा में इंडिया का पॉइंट एक तो ये रहा और एक यहाँ पर ये रहा, तो ये वाली लेंथ तो इससे छोटी होती है। ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट 3 है, वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। फिर ये कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज़ इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के किस तरफ है? नॉर्दर्न साइड में, उत्तर के साइड में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्क रेखा यहाँ पर है और ये वाली लाइन इधर है, तो ये किसमें है? नॉर्थ के अंदर है, उत्तर की साइड में है। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये कह रहा है कि अगर जून के महीने की बात करें, तो सबसे लंबा दिन इन सिटीज में से किसका होगा? देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जो सन की रेज होती है, वो अगर इक्वेटर पे रहती है तो सारे जो दिन और रात होती है वो इक्वल होती है। लेकिन अगर सन की रेज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के ऊपर रहेगी, कब रहती है? वो जून के आसपास ही रहती है कर्क रेखा के ऊपर। तो उस टाइम अगर हम नॉर्थ में जाएँ ना, जितना नॉर्थ में हम जाएँगे उतना ही दिन और रात के जो बीच का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, इनमें से कौन-सी सिटी नॉर्दर्न साइड में है? जो सिटी नॉर्दर्न साइड में रहेगी, उसी का सबसे ज़्यादा दिन रहेगा। तो देखो यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले हैदराबाद की बात है, तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, ठीक है? तेलंगाना यहाँ पर कहीं पर है, तो यहाँ पर तो हैदराबाद नीचे रह गया, ठीक है? एक दिल्ली की बात है, दिल्ली यहाँ पर है। एक बात है भोपाल की, भोपाल किसके अंदर है? एमपी के अंदर है, तो एक यहाँ पर आ गया। और एक वाला कौन-सा है? एक फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पर किसमें? इधर आ जाएगा, तो सबसे नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं ऊपर की ओर जाऊँ, जो सबसे ऊपर की ओर रहेगा, नॉर्दर्न साइड में जो सबसे ऊपर सिटी रहेगी, उसका दिन जो लंबा रहेगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कौन-सा आंसर आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा दिल्ली, ठीक है? तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की।
अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा भारत का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है, लगभग 30 डिग्री है। अब ये इसमें कहना क्या चाह रहा है कि देखो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करो तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारे भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के आसपास आएगा। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो वो कितना है, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट में है। अगर इन दोनों का भी डिफरेंस मैं निकालूंगा तो लगभग वो 30 डिग्री में ही आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन कितना है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश अगर हम जाते हैं तो जो टाइम आवर का लैग होता है वो 2.5 घंटे का होता है, जबकि ये कितना होता है, 2 घंटे का होता है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है, जो आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट में होता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल 3 सही है। और इसी आईएसटी के अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम भी नापा जाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी यही कह रहा है कि टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। फिर ये कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कौन सा स्टेट पास नहीं होता है। देखो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैप में। ये है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 2.5 डिग्री है वो, और वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है इंडिया के 5 स्टेट से। कौन कौन से हैं वो, उत्तर प्रदेश, एमपी, देखो यहाँ पे ये यूपी आ गया, यहाँ पर ये एमपी से कट कर रहा है थोड़ा सा साइड में, छत्तीसगढ़ को कट कर रहा है, यहाँ पे उड़ीसा को कट कर रहा है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कट कर रहा है। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि अगर नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो यूपी आ जाता है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये स्टेट आ जाएंगे। अब इसमें महाराष्ट्र जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र को कट ही नहीं करता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन इज द नून एट आईएसटी, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे अगर 82.5 डिग्री पे नून हो रहा है, नून का मतलब हो गया 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 बज रहे हैं दिन के। तो 120 डिग्री ईस्ट पे लोकल टाइम क्या होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 0 डिग्री से जो मेरिडियन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर इसके इस तरफ जाते हैं ईस्ट की तरफ तो टाइम प्लस में होता है। तो हम हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि 82.5 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, और हमको कहाँ तक जाना है, 120 डिग्री पे जाना है। अब मैं इन दोनों के डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17.5 ये 20 है, तो 37.5 तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिग्री के अंदर। अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री में जो हमारी अर्थ है वो कितनी देर में मूव करती है, वो करती है 4 मिनट मूव, 4 मिनट में मूव करती है। और उसको मूव कितना होना है, 37.5 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 150 मिनट्स आ जाएंगे। अब 150 मिनट्स का क्या मतलब हो गया, 2 घंटे और 30 मिनट। अगर हमारे आईएसटी पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 12 बज रहे हैं तो 120 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, वो बज रहा होगा 2 घंटे और 30 मिनट बज रहे होंगे, किसके, दिन के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12.30 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरह से इनको निकालते हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इनकी लोकेशन आपको नहीं पता था, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनकी लोकेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो 82.5 डिग्री है वो कहाँ से जा रही है, यूपी में इस तरह से जा रही है, तो आपको ये लाइन का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा भारत है, और इसमें ये हमारे भारत के प्लेट्यूज आ गए, जिसमें देखो ये बघेलखंड आ गया, ये बुंदेलखंड आ गया, ये मालवा आ गया, ये मारवाड़ आ गया, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया। ये जितने भी है ना जो मैंने मार्क कराई, ये सारे किसके पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है, जो कि मैं फिजियोग्राफी में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा, ये है, यहाँ से निकल रहा है, और वो कौन सा निकल रहा है, 82.5 निकल रहा है। ठीक है, और हमारी जो करक रेखा है वो किससे निकलती है, वो निकलती है यहाँ से, इन स्टेट से निकलती हुई इस तरह से जाती है। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों मिलते कहाँ पर है, तो देखो ये मिलते किस पर है, बघेलखंड जो प्लेट्यू है उस पर मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आता है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आसाम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही, आप आराम से कर लेंगे, इसमें समझाने का जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, फिर ये कह रहा है कि जो इंडियन स्टेट है वो बांग्लादेश से बॉर्डर कौन कौन से करता है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 भी यही कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमको बताना है इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया शेयर करता है अदर कंट्रीज के साथ में। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो यहाँ पर देखो ये सारी लिखा हुआ है। सबसे पहले बांग्लादेश आता है, फिर चाइना आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर नेपाल आता है, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम आती है अफगानिस्तान की, जिनकी लेंथ भी यहाँ पर लिखी हुई है।
ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। फिर आता है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है सी के अंदर वो कितनी है, वो 12 नॉटिकल माइल है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर कोस्टल बाउंड्री। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो नई वाली कोस्टल बाउंड्रीज है उनके बारे में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स की कितनी जो कोस्टल बाउंड्रीज है। तो ये हमारी कोस्टल लाइन है जिसको रिकैलकुलेट करा गया है। तो अगर मैं टोटल कोस्टल लाइन की बात करूँ तो वो कितनी है, 11,098 किलोमीटर है, और 0.81 भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसमें मैं सबसे ज्यादा की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की, वो कितनी है, 3,083 किलोमीटर है। ओके, अगर आइलैंड को इंक्लूड करते हैं, अगर आइलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है, वो है गुजरात की, और वो कितनी है, 2,340 किलोमीटर। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, वो आता है तमिलनाडु। तो पहला आ जाता है गुजरात, फिर आ जाता है तमिलनाडु, और फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपको याद रखना है इनके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर मैं देखो सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम किसका है, गोवा का है, ठीक है, वो कितना है, 193.95 है। इसके बाद में किसका आता है, कर्नाटका का आता है, वो कितना आता है, 343 किलोमीटर आता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ओडिशा में आता है 574। ओके, फिर आता है वेस्ट बंगाल का। अगर जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है अगर उनकी बात करें तो उनमें सबसे कम किसका आता है, वो आता है हमारे पौंडीचेरी का। फिर उसके बाद में आता है दमन एंड दीव का, फिर आता है लक्षद्वीप का, और सबसे ज्यादा किसका आता है, अंडमान एंड निकोबार का। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में इनको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा ये डी का आंसर हो जाएगा। रिकैलकुलेटेड जो हमारी कोस्टल लाइन है वो कितनी है, 11,098 किलोमीटर है। फिर आता है 27। तो क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होता है वो और कौन से इंडिया के स्टेट से पास होगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको सिक्किम का अगर लोकेशन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गैस भी नहीं होगा आपसे। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमारा सिक्किम कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई लैटिट्यूड मतलब अगर कोई लाइन सिक्किम से पास हो रही है तो किससे पास होगी, तो वो कौन से स्टेट से पास होगी, राजस्थान से पास होगी। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। अब देखो अदर स्टेट कौन कौन से, एक तो पंजाब, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पर अगर पंजाब देखो तो पंजाब ऊपर है, ठीक है, पंजाब का स्टेट इस बिल्कुल टच ही नहीं कर रहा है। हिमाचल भी ऊपर है और जम्मू एंड कश्मीर भी ऊपर है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अपसर्ट है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप पे ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि मैंने शायद इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्यों ही इसमें इंक्लूड कर लिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ये जो सिटीज हैं वो सारी की सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है, तो अपन इतना इनमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। फिर 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लॉजिकली ठीक है अगर इस क्वेश्चन के कंपेयर करें तो, क्योंकि जितनी भी सारी सिटीज है ना वो सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है, जबकि ये सिटीज देख लीजिए आप, ये बहुत दूर दूर है। अब देखो दूर दूर कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से दे रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से निकल रही है। ओके, फिर जो ऑप्शन आता है सबसे पहला तो है दिल्ली, तो दिल्ली तो यहाँ पर हो गया। और अगर मैं जोधपुर की बात करूँ तो जोधपुर भी यहीं पे कहीं पे है। ओके, फिर अगर मैं नागपुर की बात करूँ तो नागपुर भी यहीं पे कहीं पर है। और अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता यहाँ पर कहीं पर है। तो देखो इनमें सबसे नजदीक कौन सा हो गया, सबसे नजदीक हो गया कोलकाता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोलकाता इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो झारखंड है, एक मणिपुर है, ठीक है, एक त्रिपुरा है, और दूसरा और फोर्थ कौन सा है, एक है मिजोरम। तो मिजोरम कहाँ है, यहाँ पर। अब देखो ये जो स्टेट जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से जाती है, वो ऊपर थोड़ा गलत चला गया, तो इसके नॉर्थ में बताना है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में स्टेट है वो बताना है। तो देखो झारखंड तो इसी को काटता है, वेस्ट बंगाल भी इसी को काट रहा है, इसके अलावा जो त्रिपुरा है और मिजोरम वो भी इसी को काटता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, जो कि इसके नॉर्थर्न साइड में है। ओके, फिर अगर मैं 31 क्वेश्चन की बात करूं, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसमें इंक्लूड करा है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। और ये आप क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो हमारे जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है वो कहाँ कहाँ किस तरह से हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट की कैपिटल जो कि 1500 मीटर अबोव सी लेवल से, और जो हमारा उसका जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो किसके बीच में, 94 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। देखो इसको मैं यहाँ पर मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब देखो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है, ये कौन-सी है? ये है 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। ओके, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? ये कह रहा है 27 और 94। और अगर मैं इसमें हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कितना होता है? वो हमारा होता है 97.25 के आसपास में है। ओके, अब देखो 94 हमको देखना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है? सॉरी, क्वेश्चन में हमको 94 डिग्री दे रखा है। अब देखो 94 है, 97 तो ये वाला हो गया, तो 94 कहीं पे यहीं पे आस-पास होगा क्योंकि 82 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पे कहीं पे आस-पास होगा 94। ओके, और फिर ये कह रहा है 27 डिग्री कह रहा है, ठीक है, नॉर्थ के अंदर। तो 23.5 डिग्री यहाँ पर है और 27 डिग्री यहीं पे कहीं पे होगा। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ पर आएगा? इन जो ईस्टर्न जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उन्हीं के बीच में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शंस में हमारा पटना बिल्कुल गलत हो जाएगा, हैदराबाद बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या बचे? ईटानगर और दिसपुर। अब देखो ये बहुत क्लोज ऑप्शंस है। क्लोज ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि ईटानगर क्या है? ईटानगर आसाम की कैपिटल है। ठीक है, ये यहाँ पर यहीं पे कहीं पे आसपास में है। और जो हमारा जो सॉरी जो दिसपुर है वो तो आसाम की कैपिटल है, और जो ईटानगर है वो किसकी? अरुणाचल की कैपिटल है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ईटानगर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गेस करेंगे तो ये तो 97.25 डिग्री है यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये किसकी बात कर रहा है? 94 की बात कर रहा है। ओके, तो अगर थोड़ा सा गेस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों की जो लोकेशन है वो भी बिल्कुल आसपास में ही है। तो थोड़ा सा गेस करेंगे तो इसका आंसर क्या आप मार्क कर पाएंगे? ईटानगर इसको आंसर मार्क कर पाएंगे इसका। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 होता है आपका खत्म। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अब देखो इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस तरह से डिजाइन करे हैं जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आप फेज 13 का एग्जाम ले लीजिए, या फिर स्टेनो के एग्जाम ले लीजिए, जिनको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व भी कराया और आपको दिखाया कि किस तरह से वो एनसीईआरटी के जो लाइंस है उनको उठा के स्टेटमेंट में डाला है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि द हिमालय अलोंग विद पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, वीक, फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रेजिडेंट स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। फिर नीचे कह रहा है कि दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स व्हिच आर इन देयर यूथफुल स्टेज। देखो ये दो स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट मैंने कहां से उठा के डाले? तो जब आप चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे जो कि स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है, इसमें जब आप नीचे आएंगे तो देखो ये वाली जो लाइंस है ना, द हिमालय अलोंग विद देयर विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, वीक, फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रेजिडेंट स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। ये पूरा का पूरा मैंने उठा के स्टेटमेंट 1 में डाल दिया। फिर नीचे वाला था दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज। ये वाला मैंने स्टेटमेंट 2 पूरा उसमें डाल दिया। तो इस तरह से मैंने जो क्वेश्चंस को है वो डिजाइन करा है। और ये जो 1 से 40 नंबर तक जो क्वेश्चंस है वो सारे इसी पे बेस्ड है। चलिए आप ये चैप्टर नंबर 2 ले लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, कि इसमें कह रहा है कि जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है इनके बारे में बात कर रहा है कि इट वाज ए जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन व्हिच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 64 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में छपा हुआ है, बस मैंने यहाँ पर क्या करा कि 64 बिलियन वहां पे जो ओरिजिनल जो बुक थी उसके अंदर मिलियन लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे इसको बिलियन कर दिया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज ए जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन व्हिच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 64 मिलियन की जगह बिलियन कर दिया, और यहाँ पे ये रहा सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको उठा उठा के क्वेश्चंस में डाला है। तो 1 से जो 40 क्वेश्चंस हैं वो तो आपको यहाँ पे सीधे डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जो फैक्ट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में सब चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर उनको दोबारा से समझाने का कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, और 41 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जो हिमालय जो कौन कौन से रिवर्स के बीच में लाई करता है। तो देखो जो पंजाब हिमालय है वो इंडस और सतलज के बीच में लाई करता है, तो इनमें से हमको देखना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब देखो जो पंजाब हिमालय है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पंजाब हिमालय है, ये किनके? इंडस और सतलज रिवर के बीच में है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली के बीच में है, तो ये सतलज हो गया और ये काली रिवर हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर तीसरा जो आसाम हिमालय है, देखो आसाम हिमालय यहाँ पर ये रहा, ये तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है, तो ये तीस्ता और सॉरी यहाँ पर ये देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आसाम हिमालयस है ये
क्रॉस मतलब कि आसाम हिमालय का आंसर ये वाला होना चाहिए था, नेपाल हिमालय का आंसर ये वाला होना चाहिए था। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली और तीस्ता के बीच में, तो काली और तीस्ता के बीच में, तो यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट 3 और 4 ये गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड 4 आ जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको याद में रखना है इनको। फिर आता है 42 नंबर क्वेश्चन में। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो अपना एरिया है उसमें हिमालयस को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब पूर्वांचल हिमाचल हिमालय जो है उनमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं, पतकाई हिल्स आती है, नागा हिल्स आती है, मणिपुर हिल्स आती है, मिजो हिल्स आती है, ठीक है। और ये जो हिल्स हैं वो मोस्टली कंपोस्ट ऑफ किसकी होती है, ग्रेनाइट की होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो तो करेक्ट है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो हिमालयस की जो हिल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, सैंडस्टोन की बनी होती है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब यहाँ पर मैं आपको इन दो स्टेटमेंट्स को भी दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर ये अपना इंडिया का मैप है जिसमें ये ऊपर वाला काराकोरम रेंज है, फिर यहाँ पे लद्दाख रेंज आती है, फिर यहाँ पे जस्कर रेंज आती है। तो ये जो तीन रेंजेस है ये हिमालय का पार्ट पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयास का पार्ट है, मतलब ये हिमालय के पहले से ही थी यहाँ पे। फिर बाद में हिमालयास में बनती है कौन से, देखो एक तो ये वाली बनती है, इसको जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसके नीचे फिर लेसर हिमालयास आता है, ठीक है। और नीचे आता है, सॉरी बीच में आता है मिडिल हिमालय, और नीचे आता है लेसर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में जैसे हो गया दफला, हो गया मिरी, अबोर, मिश्मी, ये क्या हिल्स के नाम है, और ये किसका पार्ट है, ये शिवालिक का पार्ट है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये जो हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में किसका पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आकर जो हमारा हिमालय है वो बिल्कुल 90 डिग्री टर्न ले लेता है। तो यहाँ पर जो जैसे पतकाई बम हो गई, नागा हिल्स हो गई, मणिपुरी हिल्स हो गई, लुसाई या फिर मिजो हिल्स हो गई, इनको शिवालिक में काउंट नहीं करते, इनको अलग से जो माउंटेन का नाम दे रखा है वो है पूर्वांचल हिमालयस बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट हिल्स आती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, और जैसे मैंने बताया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो आती है ना दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये किसका पार्ट है, ये शिवालिक का पार्ट है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, सैंडस्टोन की बनी होती हैं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जो पंजाब के प्लेन्स है ना वो किससे बने हुए, वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बने हुए हैं। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो गंगा के प्लेन है वो किन के बीच में एक्सटेंड करते हैं, वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 भी सही है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको इसमें मैप में दिखाता हूँ। जो पंजाब प्लेन है, तो ये वाला पंजाब रीजन है, तो यहाँ पर कौन सी रिवर आती है, देखो गंगा तो इधर से निकल के आ जाती है, इस तरह से निकल के और ऐसे बहती है। तो यहाँ पर जो रिवर आती है ना वो कौन सी आती है, सतलज आती है। और सतलज किसका पार्ट है, सतलज पार्ट है इंडस रिवर का। तो जो पंजाब के प्लेन्स है वो किससे फॉर्म होते हैं, वो इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है जैसे कि सतलज, उससे फॉर्म होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो गंगा प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, वो चलते हैं घग्गर रिवर। अब देखो घग्गर रिवर यहाँ पे राजस्थान में बहती है, ओरिजिन कहाँ पे होती है, उत्तराखंड से निकलती है और राजस्थान में आ जाती है। तो ये यहाँ से शुरू होते हैं, इसका जो लिमिट है, जो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट है गंगा के जो प्लेन्स है वो है घग्गर रिवर। और ये जो गंगा के प्लेन है इनका जो ईस्टर्न मोस्ट जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, वो है तीस्ता रिवर तक। तीस्ता रिवर कहाँ से फ्लो होती है, वो नेपाल से निकलती है, सिक्किम में फ्लो करती है, बंगाल में फ्लो करती है, और फिर ये जो बांग्लादेश है इसमें जाके जो हमारी गंगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें जाके मिल जाती है। तो जो गंगा के प्लेन है वो कहाँ से शुरू होते हैं, घग्गर रिवर से शुरू होते हैं और तीस्ता रिवर तक जाते हैं। तो इनका एक्सटेंशन ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि जो माजुली आइलैंड है, जो कि कैसा आइलैंड है, एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब हुआ कि जो रिवर से बना हो, ठीक है, उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, जो कि किसके ऊपर है, गंगा रिवर के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो माजुली आइलैंड है वो किस पर बना है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। देखो यहाँ पर ये वाली रिवर कौन सी है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है माजुली आइलैंड, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो अपना गलत हो गया बिल्कुल। फिर ये कह रहा है कि द रिवर इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कॉल्ड डिस्ट्रिब्यूटरीज। अब देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज समझा देता हूँ कि एक आगे भी क्वेश्चन आएगा। एक तो होता है डेल्टा, ठीक है, और एक होता है एस्चुरी। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ओके, डिफरेंस क्या होता है, ये किससे रिलेटेड उसको भी मैं आपको बता दूंगा मैं कि ये कैसे रिलेटेड है। तो देखो होता क्या है कि जब रिवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना तो उसकी जो स्पीड होती है, जैसे मान लें कि जहां से ओरिजिन होती है जैसे कि गंगा,
गंगा शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत लंबा जो दूरी है उसको तय करती है, तो आते-आते जब ये समुद्र में गिरती है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि इसके साथ में अब जैसे कि यहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा होगी तो इसके साथ में वो कंकर-पत्थर भी लेकर आएगी, ये जो गंगा रिवर है। ठीक है? लेकिन जब यहाँ पर आके उसकी जो स्पीड कम हो जाएगी, तो जो कंकर-पत्थर है वो यहाँ पर आके एंड में जमा होने लग जाएँगे। ओके? और यहाँ पर जब स्पीड धीरे हो जाती है, तो जो रिवर है वो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है? इस तरह से डिवाइड हो जाती है। इन जो रिवर्स है जो डिवाइड हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, फिर वितरिकाएँ बोलते हैं। मतलब अगर कोई रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं? उसका डिस्ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे गंगा की डिस्ट्रिब्यूटरी कौन-सी है? हुगली रिवर है, जिसको वितरिका बोलते हैं हिंदी के अंदर। ओके, तो जो जब कोई रिवर है वो लंबे डिस्टेंस कवर करके आती है जिसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वहां पर जहां पर वो समुद्र में गिरती है तो वहां पर वो कंकड़ पत्थर जमा कर देती है और अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ओके, और एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है? अब देखो एस्चुरीज में क्या होती है कि कोई भी रिवर जो होती है ना, जैसे इंडिया की बात करो, जैसे नर्मदा हो गया, ठीक है, दूसरी ताप्ती हो गई, ये कैसा बनाती है? एस्चुरीज बनाती है। अब एस्चुरीज बनाती हैं तो कैसे बनाती है? तो देखो ये जो नर्मदा और ताप्ती है वो रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली का क्या मतलब हुआ कि 2 पहाड़ है, जैसे कि ऊपर तो विंध्या पहाड़ है और नीचे सतपुड़ा पहाड़ है। ठीक है? तो इनके बीच में कौन सी रिवर बह रही है? वो बह रही है नर्मदा रिवर। और इनके यहाँ पर क्या स्लोप ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पर जो स्पीड होगी रिवर की सॉरी नदी की, तो वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और ये डिस्टेंस भी इतना ट्रेवल नहीं करती है कंपेयर टू गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर ये जो यमुना बहती हैं, इनके कंपैरिजन में इनकी जो डिस्टेंस होती है वो भी थोड़ी-सी कम होती है। तो जो समुद्र में जाके जब ये गिरती है ना, तो इनकी स्पीड तेज़ होती है कंपेयर टू जो लंबा रूट तय करती हैं। तो इनकी स्पीड तेज़ होने की वजह से यहाँ पर ये अलग-अलग डिस्ट्रिब्यूटरीज़ में बढ़ती नहीं है और सीधे डायरेक्टली जाके समुद्र में मिल जाती है और यहाँ पर कोई डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। तो जो रिवर डायरेक्टली समुद्र में जाके गिर जाती है, वहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती है, उनको एस्चुरीज़ बोलते हैं। और जो डेल्टा बनाती हैं, फिर जो धीरे-धीरे डिस्ट्रिब्यूटरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, उनको डेल्टा बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इनके बीच में। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द रिवर इन देयर लोअर कोर्स। लोअर कोर्स का मतलब हो गया कि जब वो समुद्र के पास में जाकर मिलने वाली होती हैं, तो उसको लोअर कोर्स बोलते हैं। स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जैसे मैंने बताया कि जब जैसे ही समुद्र के पास में आएगी तो यहाँ पर जो सिल्ट होता है, जिनको कंकड़ पत्थर बोलते हैं या मिट्टी बोलते हैं, वो यहाँ पर जमा कर देती हैं और ये डिस्ट्रिब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये जो डेल्टा और एस्चुरीज के बीच में डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है? अभी मैं आपको समझाऊंगा कौन सा वाला है। वाज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखो मैं आपको इसको यहाँ पे समझाता हूँ मैप के थ्रू। तो ये हमारी अर्थ थी पहले, मतलब जब हमारा जो अर्थ है, जो प्रेजेंट टाइम में जो 7, जैसे ये वाला हमारा प्रेजेंट टाइम में अर्थ दिखता है, 7 अलग-अलग महाद्वीप है। लेकिन शुरुआत में ऐसे नहीं थे। शुरुआत में ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक ही थे, जिनको नाम दिया गया था पेंजिया। अब ये पेंजिया क्या 2 हिस्सों में टूट गया। 2 हिस्से में टूट गया, तो ऊपर वाले को नाम दिया लौराशिया और नीचे वाले को नाम दिया गोंडवाना। ठीक है? अब जो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर का क्या मतलब हो गया कि वो हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये हमारा, ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड ये रही। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था पहले। मतलब हमारे जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है ना, वो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये टूटा और टूट के किस तरफ मूव करा? नॉर्थ साइड में मूव करा। देखो यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पर नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है। और यहाँ पर कौन सी प्लेट थी? ये थी यूरेशियन प्लेट। देखो यहाँ पर अगर इसमें देख सकते हैं आप, ये है यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पर इससे जाके टकराया और टकराने की वजह से हमारे हिमालय का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो हमारा नीचे वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड से अलग होके टूट के फिर बाद में यूरेशियन प्लेट से जाके वो टकराया। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। फिर इसमें दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। मतलब ये कह रहा है कि मालवा प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं, जो कि पेनिनसुलर पार्ट प्लेट्यू का पार्ट है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि कौन से सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है। तो जो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ से इसका एक्सटेंशन है, तो ये अगर मैं वेस्टर्न साइड में दिखाऊं तो अरावली दिल्ली की जो रिज है वहां से शुरू होता है
और यहाँ पर ये जो शिलोंग और जो कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है, जो कि मेघालय है, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया हिल्स आती हैं, ये भी किसका पार्ट है? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका पार्ट है। अब देखो, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन-कौन से 3 पार्ट्स हो गए? एक तो आ गया ये वाला पूरा, जिसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है? अब सेंट्रल हाईलैंड में कौन-कौन सा पार्ट आ गया? एक तो मारवाड़ प्लेट्यू आ गया, एक बुंदेलखंड प्लेट्यू आ गया, एक मालवा प्लेट्यू आ गया, एक बघेलखंड प्लेट्यू आ गया और इसके अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया। तो इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। दूसरा इसका हिस्सा है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जिसमें यहाँ पर कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू आता है, जिसको मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। ओके, फिर तीसरा आता है डेक्कन प्लेट्यू, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, जो कि एक ट्राइंगुलर शेप में है, ये इसका तीसरा हिस्सा हो गया। किसका? जो पेनिनसुलर पार्ट है पूरे इंडिया का, उसका। ओके, तो यहाँ पर जो मालवा प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है? जिसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी है यहाँ पे यही कह रहा है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहा है, आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब देखो यहाँ पर वेस्टवर्ड की बात कर रहा है, तो देखो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये इसका वेस्टवर्ड साइड कौन सा है? वो तो मालवा प्लेट्यू और मारवाड़ प्लेट्यू आ गया, जबकि बुंदेलखंड और बघेलखंड कैसे है? ये नॉर्दर्न साइड में है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर ये कह रहा है कि द डेक्कन प्लेट्यू इज अ रेक्टेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। अब देखो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? ये डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहा है। और मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू कौन सा बताया था? ये डेक्कन प्लेट्यू बताया था, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। और अगर मैं नर्मदा की बात करूँ तो नर्मदा कहाँ से कहाँ बहती है? नर्मदा बहती है जो विंध्या रेंज है, ये तो देखो ये वाली तो विंध्या रेंज होगी और नीचे वाली सतपुड़ा रेंज होगी, तो इनके बीच में बहती है नर्मदा रिवर। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है नर्मदा रिवर के साउथ में हो गया। ओके, तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर दूसरा कहता है कि इट्स एक्सटेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट इज लोकली नोन एज मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी सही है कि जो डेक्कन प्लेट्यू का अगर ईस्टवर्ड जो हमारा एक्सटेंशन है वो मेघालय प्लेट्यू है, जिसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर इसमें थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये रहा और जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ये वाला ये रहा। तो यहाँ पर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये सेपरेट हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू से, किसके बाद में? छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद में। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। आई थिंक मैंने आंसर में गलत लगा रखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसमें करेक्ट कर लेना एक बार। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। फिर ये मैं कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द अबोव आर द सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट कौन सा है? वेस्टर्न घाट ये वाले हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। तो इनमें कौन कौन से आ गए? कोंकण कोस्ट आता है, बिल्कुल सही है। कन्नड़ा कोस्ट आता है, बिल्कुल सही है। मालाबार कोस्ट आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? ऑल ऑफ द वो आंसर इसका आ जाएगा। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन अंडमान एंड सी। अब देखो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये अंडमान सी में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो गया। फिर है कि जो कोराल पॉलिप्स है वो लिव्स इन कॉलोनीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। फिर दूसरा कह रहा है कि जो कोराल्स हैं वो फ्लरिश करते हैं सेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये इनके बीच में फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, फिर चलते हैं 49 क्वेश्चन में। यहाँ पर ही कह रहा है कि विच ऑफ द विद द रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जिसमें स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर ये कह रहा है कि द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंडमास हैज मूव्ड ईस्टवर्ड। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किसकी तरफ मूव करी? नॉर्थ की साइड मूव करी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो मूवमेंट है वो किधर है? नॉर्थवर्ड की तरफ है। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है? जो मूव करी किस तरफ? ईस्टवर्ड की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो 2 गलत हो गया और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 50th क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है? इसमें कह रहा है कि जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो इंडिया के 2 पार्ट हैं, एक तो नीचे वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है और ऊपर वाला जो हिमालयन पार्ट है। क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट पहले बना हुआ था और जो हिमालय था वो जो यूरेशियन प्लेट है ना उससे टकराने के बाद में बना। तो पहले ऑलरेडी बना हुआ कौन सा था? पेनिनसुलर पार्ट बना हुआ था। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 50 फर्स्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है।
फिर दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हिमालय माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो हिमालयस हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं और वो न्यूली डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट जाके टकराई ना वहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और ये कैसे है, यंग फोल्ड माउंटेन है, कौन से, हिमालयस। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो स्टेटमेंट 3 को देखते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। अब देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको क्या अभी बताया था कि एस्चुरीज, कि एस्चुरीज कौन सी होती है, कि जहां पर जो रिवर है वो कंकड़ पत्थर अपने यहाँ पर जमा नहीं करती है और सीधी समुद्र में जाके गिर जाती है। जबकि डेल्टा में मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा में जो रिवर है वो कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा करती है और फिर बाद में समुद्र में गिरती है। तो जो वेस्टर्न साइड वाला है, देखो मैं इसको मैप में दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो ये हो गया वेस्टर्न, हमारा जो कोस्टल एरिया होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला वेस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया। और यहाँ पर रिवर कौन से बहती है, यहाँ पर जैसे नर्मदा आ गई, ठीक है, ताप्ती आ गई, और यहाँ पर जो पेरियार रिवर है ये भी सारी यहाँ पर बहती है। वो तो खैर छोटे से लेंथ में बहती है, लेकिन अगर नर्मदा और ताप्ती की बात करूँ तो ये कैसे क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। यहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, सीधे डायरेक्ट जाके गिरती है। मतलब यहाँ पर ये जो रिवर से ये डिपोजिट करती ही नहीं है कुछ। अब जब कंकड़ पत्थर डिपॉजिट करेंगे नहीं तो फिर फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है थर्ड में, कि जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है ना, ये किसके द्वारा फॉर्म हुई थी, वो डिपोजिशन प्रोसेस की तरह फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि डिपोजिशन तो हुआ ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कंकड़ पत्थर लेकर ही नहीं आई, रिवर्स लेकर आई लेकिन वो सीधे समुद्र में चली गई। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मैं जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें भी जाएं तो गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व कोल्स इन इंडिया। देखो गोंडवाना लैंड वाला कौन सा हिस्सा हो गया, ये हिस्सा है नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट वाला जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यहाँ पर कोल्स रिजर्व बहुत सारे हैं, जैसे कि आप झारखंड में देख लीजिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहां पर मतलब बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं। ओडिशा में चली जाइए आप, फिर एमपी में चली जाइए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें कोल रिजर्व्स बहुत सारे हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर पेरेनियल रिवर्स। अब देखो यहाँ पे दो टाइप्स के रिवर है, एक तो होती है पेरेनियल रिवर्स और एक होती है, मतलब कि इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं आपको, कि वो रिवर जो पूरे साल भर जिसमें पानी रहता है, ठीक है, और वो रिवर जिसके अंदर पूरे साल भर पानी रहता है, पानी नहीं रहता है, और जस्ट जब मानसून आता है या फिर जब बारिश होती है तभी उन रिवर्स में पानी आता है। तो ये दो टाइप्स की रिवर होती हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसी हैं, पेरेनियल रिवर्स है, मतलब उनमें मतलब पानी रहता है पूरे 12 महीने। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इनमें पानी क्यों रहता है 12 महीने तक, क्योंकि यहाँ इसके पीछे दो रीजन है। कौन कौन से रीजन है, एक तो ये जो हिमालयन रिवर्स है वो कहाँ से निकलती है, वो हिमालय से निकलती है, और वहां पर क्या है, वहां पर ग्लेशियर्स है, वहां पे हिमनद है। मतलब जो ग्लेशियर पिघलते हैं और पिघल कर जो पानी आ जाता है किसमें, रिवर्स के अंदर, जो उनका जो कोर्स है उसके अंदर पानी चला जाता है और रिवर बहती रहती है। दूसरा रीजन है साउथ वेस्ट मानसून, मतलब जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उसकी वजह से जो पानी आता है, जो बारिश होती है उनकी वजह से भी इनमें पानी आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा पूरे 12 महीने पानी रहता है, किसमें, हिमालयन रिवर्स के अंदर। ओके, लेकिन हिमालयन रिवर्स के अलावा और कौन सी रिवर्स आ गई जो पेरेनियल नहीं है, तो जैसे नीचे वाली जो हमारी नीचे वाली रिवर्स है, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी। अब देखो कावेरी रिवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मतलब हिमालयन रिवर्स के अलावा जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, या फिर ये इधर वाली जो रिवर्स है ये सारी कैसी हैं, नॉन पेरेनियल रिवर्स है, जिनमें 12 महीने पानी नहीं रहता है। पानी तभी रहता है जब बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे कावेरी एक्सेप्शन है। अब देखो कावेरी यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि देखो कावेरी कहाँ पर बहती है, ये बहती है तमिलनाडु में बहती है, और कहाँ पर गिरती है, इधर तमिलनाडु के आसपास में डेल्टा बनाती है, कोरोमंडल कोस्ट के पास में। अब कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है। अब देखो इनके जो हमारी जो जो कावेरी रिवर है इसमें पानी आता है, एक तो पानी आ गया साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पर इसमें पानी आ जाता है, लेकिन एक आता है रिट्रीटिंग मानसून, कि जब मानसून रिट्रीट करता है तो उसमें बारिश कहाँ पर होती है, उसमें केवल कोरोमंडल जो तट है, जो तमिलनाडु रीजन है वहां पर बारिश होती है। तो अक्टूबर जो नवंबर होता है उस टाइम यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो इसमें बारिश की वजह से फिर से कावेरी में पानी आ गया, और जून के बाद में फिर से यहाँ पर बारिश आती है और उस बारिश की वजह से यहाँ पे पानी रह जाता है। तो ये जो कावेरी रिवर है इसमें 12 महीने पानी रहता है, तो एक पेरेनियल रिवर है। ओके, बाकी इसके अलावा जैसे गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, सॉरी जो कृष्णा हो गया, नर्मदा, ताप्ती, इन ये जो रिवर्स हैं ये पेरेनियल रिवर्स नहीं है, और हिमालयन रिवर्स में 12 महीने पानी रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जो असेशन है ये तो बिल्कुल करेक्ट है।
अब इसका रीजन यहाँ पे हम देखते हैं। फिर इसके रीजन में कह रहा है कि हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहा है? ये इसकी आधी अधूरी जो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को, क्योंकि हिमालय में पानी किस वजह से आता है, हिमालय की जो रिवर्स है सॉरी, उनमें पानी 12 महीने क्यों किन वजह से रहता है? एक तो ग्लेशियर्स की वजह से और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो इन्होंने ग्लेशियर का मेंशन नहीं करा। अब ग्लेशियर का मेंशन नहीं करा तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्लेशियर का भी मेंशन होता तो यहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करता। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देखो आपको मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि अगर मैं चंबल की बात करूं, तो चंबल रिवर क्या हिमालयन रिवर के अंदर काउंट होगी कि नहीं होगी? अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन है कि क्या चंबल रिवर हिमालयन रिवर है या नहीं, तो इसका क्या आंसर दोगे आप? तो बिल्कुल जो चंबल रिवर है वो एक हिमालयन रिवर है। क्यों? क्योंकि चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना कैसी रिवर है? वो हिमालयन रिवर। तो आपको जो जितनी भी रिवर जो हिमालय से निकलती है ना, वो तो हिमालयन रिवर होती हैं, इसके साथ साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको भी हिमालयन रिवर्स में काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो हिमालय बना वो कोलिजन की वजह से बना, और यहाँ पर 3 फेजेस में कोलिजन हुए, जिसको मैंने वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब पहला कोलिजन हुआ तो उसमें ग्रेटर हिमालय बना। मतलब ये जो यहाँ पर आप बड़ा वाला देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, ये है ग्रेटर हिमालय। तो पहला जब कोलिजन हुआ तो उसकी वजह से ग्रेटर हिमालय बना। दूसरा जब कोलिजन हुआ उसमें मिडिल हिमालय बना, और जब तीसरा जो कोलिजन हुआ उसमें क्या हुआ, नीचे वाला बना, थर्ड जो जिसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो शिवालिक है वो यंगेस्ट है, ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट कौन सा हो गया? ग्रेटर हिमालय हो गया। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है कि ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? शिवालिक रेंज है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर अगर जो अपना ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री होता तो उसका आंसर करेक्ट हो जाता। फिर एक है जो हिमाद्री रेंजेस है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है इन इंडिया। अब देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 है उसमें हिमालयस की बात कर रहा है, केवल हिमालयस, और हिमालयस में 3 रेंजेस है, एक तो ग्रेटर, एक मिडिल और एक लेसर। इन तीनों की बात कर रहा है। इन तीनों में ओल्डेस्ट कौन सी आ गई? ग्रेटर हिमालय की आ गई। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है उसमें पूरे इंडिया की बात कर रहा है। अब इंडिया में जितने भी रेंजेस है उसमें सबसे यंगेस्ट कौन सी है? सारी तो हिमाद्रीज, मतलब जो हिमालय की बात ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में ओनली 1 ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, फिर 53 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ हिमालय करेवा लैंडफॉर्म्स आर फाउंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो कश्मीर हिमालयस है इसका आंसर आ जाएगा। ये जो करेवास किस तरह से फॉर्म होते हैं इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और इनका जो फॉर्मेशन वो कहाँ पर मिलता है आपको? ये मिलता है कश्मीर हिमालयस के अंदर। ओके, देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से करेवास का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, वो कश्मीर वैलीज में फाउंड होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? कश्मीर हिमालयस इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आता है 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि जो कुमाऊं हिमालयस हैं वो सिचुएटेड है कौन सी रिवर के बीच में? तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो कुमाऊं हिमालयस है वो सतलज और काली रिवर के बीच में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सतलज और काली रिवर इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालयस यू विल सी द फॉलोइंग्स। यहाँ पर ये जो हिमालयस है उनकी फीचर्स के बारे में बात कर रहा है, जिसमें डीप गॉर्जेस भी होती हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज होती हैं, पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती हैं, स्टीप ग्रेडियंट्स होती हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। देखो ये आपने बिल्कुल सुने होंगे, जैसे रिवर्स होती हैं, जैसे हमारी जो गंगा रिवर है, ठीक है, ये कैसे बह रही है? हिमालयस को बीच काट काट के बह रही है। तो जब काटेगी तो कैसी बनेगी? गॉर्जेस बनेंगी। ठीक है, फिर यू टर्न रिवर्स। अब देखो जो झेलम रिवर है वो कैसी? हिमालय रिवर ही है। तो झेलम रिवर कैसी बनाती है? इस तरह के मियंडर्स बनाती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में तो यू टर्न्स भी होते हैं यहाँ पे, और पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती हैं, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय, ये भी सही है। और स्टीप ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि उत्तराखंड या हिमाचल में लैंडस्लाइड होगी। तो यहाँ पर ये सारे इसके फीचर्स हो गए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। ओके, फिर 56 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, जस्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। तो इनको साउथ टू द नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में हमको जमाना है। तो पहले साउथ से कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखो कौन सा है? जस्कर, लद्दाख, काराकोरम और धौलाधर। अब देखो धौलाधर ये रहा,
धौलाधर किसका पार्ट है? धौलाधर पार्ट है मिडिल हिमालयाज़ का, ठीक है? तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? धौलाधर आ जाएगा, फिर बाद में जस्कर आ जाएगा, ये जस्कर हो गया, फिर ये वाला जो लद्दाख हो गया और सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? काराकोरम आ जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधर, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम, ओके? तो आपको इसको अरेंज कर लेना है इनके अंदर। फिर आता है 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। हमको इस तरह से देखना है, वेस्ट से जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो देखो खासी, गारो, नागा, जयंतिया और फिर कौन सा देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले गारो आती है, फिर खासी, फिर जयंतिया आती है। तो गारो, खासी, जयंतिया और फिर बाद में नागा, नागा हिल्स आगे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर ये कह रहा है कि जो चेरापूंजी है वो किस में सिचुएटेड है? तो जो चेरापूंजी है वो खासी हिल्स में सिचुएटेड है। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमको सही ढूंढना है। पीर पांजाल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि पीर पांजाल कहाँ पर है, ये वाला पीर पांजाल है। और ये कहाँ पर आता है? ये हिमालयाज का सॉरी कश्मीर के अंदर ही आता है, ये वाला हिस्सा कश्मीर वाला है। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पांजाल रेंज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। देखो आपको यहाँ से दिख भी जाएगा कि ये पीर पांजाल है और यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना, यहाँ पर कौन कौन सिचुएटेड है? यहाँ पर कश्मीर सिचुएटेड है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि वैली ऑफ कश्मीर किन किन हिमालयाज के बीच में सिचुएटेड है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पांजाल जो रेंजेस है उनके बीच में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो यहाँ पर जो अटल टनल है उनके बारे में स्टेटमेंट्स हैं और ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं और ये चारों बिल्कुल सही हैं। तो आपको इनको पढ़ लेना और इनका ध्यान रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे ये कह रहा है कि इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। देखो ओनली पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज देखो पहले तो एक तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड लद्दाख के बीच में सिचुएटेड है। इसके बाद में अगर जैसे मान लें क्वेश्चन अगर पुराना भी रखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को हम एक स्टेट मान लेते हैं। इसके अलावा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कितने हो गए? 6 स्टेट। तो ये ऐसे के ऐसे हो गए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अब देखो वेस्टर्न घाट वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट शुरू कहाँ से होते हैं? तो देखो शुरू महाराष्ट्र से शुरू नहीं होते हैं, वो होते हैं गुजरात से शुरू होते हैं। तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, इसके अलावा गोवा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, केरला के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। तो कितने स्टेट हो गए यहाँ पे? 6 स्टेट ही हो गए। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे गलत हो गया। फिर आता है पुलिकट लेक, और पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो पुलिकट लेक है वो आंध्रा और जो तमिलनाडु है ना इनकी बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। तो ये 2 स्टेट्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ओनली 3 करेक्ट है। ओके, फिर आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर है इंडिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इन नॉन पोलर रीजन। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 रीजन है, एक तो पोलर रीजन और दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर रीजन का मतलब हो गया कि जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है, फिर जो आर्कटिक रीजन है, या फिर जैसे सर्बिया हो गया रशिया के अंदर। सर्बिया को क्या बोलते हैं? पोलर रीजन ही बोलते हैं आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है। तो जो पोलर रीजन होता है जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ होती है उसमें तो बहुत सारे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। मतलब 400 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर्स मिलेंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं इनके, तो अगर मैं सबसे लंबा बात करूं तो सब पूरे वर्ल्ड में अगर पोलर और नॉन पोलर दोनों को इंक्लूड कर लें तो एक होता है लंबर्ड फिशर ग्लेशियर आता है जो कि अंटार्कटिका के अंदर है, जो कि 400 किलोमीटर लंबा है। और अगर मैं नॉन पोलर रीजन की बात करूं तो सबसे लंबा है फैडचेनको ग्लेशियर। फैडचेनको ग्लेशियर, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस के अंदर और नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, जो कि ताजिकिस्तान के अंदर है। और ये तो पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सियाचिन। और इंडिया के अंदर ये पहला है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है? 76 किलोमीटर है। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जो शोक रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी किसकी? न्यूब्रा रिवर की। अब देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो नुब्रा रिवर है वो है ट्रिब्यूटरी किसकी? शोक रिवर की, ना कि शोक रिवर है ट्रिब्यूटरी न्यूब्रा रिवर की। तो इन्होंने क्या इंटरचेंज कर दिया इनको। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया यहाँ पे। फिर ये कह रहे हैं कि जो सियाचिन इज फेमस एज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड एंड आल्सो नोन एज व्हाइट वाटर इन द इंडिया। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा और आंसर नंबर सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेवा फॉर्मेशंस इन कश्मीर हिमालयस आर करेक्ट। ये बिल्कुल फैक्ट है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप इनको देख लेना, बिल्कुल फैक्ट है ये। ओके,
फिर आता है 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। अब देखो हिमाचल यहाँ पर से कहीं पर है और उत्तराखंड यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो अगर इनके इन हिमालयास की बात करें तो ये कह रहा है कि दिस रीजन लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी रिवर, क्योंकि रावी रिवर इधर बहती है और काली रिवर, जो काली रिवर यहाँ पर बहती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये रावी और काली रिवर के बीच में, तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर ये कह रहे हैं जो काली रिवर है इस मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। अब देखो काली रिवर यहाँ बह रही है और गोदावरी रिवर कहाँ नीचे बहती है, तो ये स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो काली रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द शिवालिक एंड दून फॉर्मेशंस आर टू डिस्टिंग्विश फिजियोग्राफिक फीचर्स इन दिस रीजन। जो हिमालयाज और जो उत्तराखंड है यहाँ पर जो करेवास फॉर्मेशन होता है, देखो करेवास कहाँ पर फॉर्म होता है, बिटवीन मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में फॉर्म होते हैं। और हिमाचल और उत्तराखंड में इन जो करेवास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। और दार्जिलिंग और सिक्किम जो है इनके अंदर इन्हीं करेवास को क्या बोलते हैं, दुआर्स बोलते हैं। तो दून फॉर्मेशन और शिवालिक किसके फीचर्स हो गए, जो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज हैं इनके फीचर्स हो गए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं 65 में। 65 में ये कह रहा है कि विच मैच द फॉलोइंग रीजनल नेम्स ऑफ द शिवालिक हिल्स इन द डिफरेंट एरियाज। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं दफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। ओके, इसके अलावा नेपाल भी किस में आता है, चूरिया घाट के अंदर आता है। ये ऑलरेडी आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, मैं आपको नोट्स में भी दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ये देखिए, देखो चूरिया घाट किसमें है, नेपाल के अंदर है। धांग और दुधवा हिल्स किसके अंदर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके अलावा दफला हिल्स, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये किसके अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड के अंदर क्या आ जाएगा, धांग और दुधवा हिल्स आ जाएंगी, नेपाल में चूरिया आ जाएगी, और जम्मू एंड कश्मीर में फिर बचा क्या आ जाएगा, जम्मू हिल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर इनको आप आराम से करेक्ट कर लेना। ओके, फिर आता है 66 नंबर क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि विच इंटरनेशनल बाउंड्री इज लार्जली अलाइंड विद द नागा हिल्स एंड पतका हिल्स। अब देखो अगर आपको ये लोकेशन नहीं पता है कि नागा हिल्स और पतका हिल्स है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोकेशन पता है तो देखो ये जो पतका हिल्स है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, देखो यहाँ तक तो ऊपर तो चाइना है, ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है और आई थिंक यहाँ तक आती है। तो ये कौन सा है, म्यांमार है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिया म्यांमार बॉडी बाउंड्री आ जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लुसाई हिल्स। अब देखो लुसाई हिल्स जो है इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन, जिसको फांगपुई बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरावली रेंजेस। तो जो अरावली रेंजेस है स्ट्रेचेस अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड्स इन दिल्ली, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 60-100 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कि दीज माउंटेन्स आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल सही बात है कि अरावली जो रेंजेस हैं वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं इन द वर्ल्ड, हैविंग फॉर्म ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन एरा 60 to 570 मिलियन ईयर्स अगो। तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल फैक्ट है और ये आपको ध्यान रखना है, और करेक्ट भी है ये। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि द अरावली हिल्स अनलाइक मोस्ट माउंटेन रेंजेस आर मेनली अनटच्ड। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप जैसे अभी अरावली जो हिल्स हैं वो बिल्कुल हम न्यूज़ के अंदर भी है, क्योंकि जो सरकार है उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जो 100 मीटर से जिनकी जो छोटी जो हिल्स है ना उनको आप तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला आई थिंक। तो जो अरावली हिल्स है वो पहले हिमालय की तरह बहुत बड़ी-बड़ी रेंजेस थी, लेकिन धीरे-धीरे इनमें इरोजन की वजह से ये जो हिल्स हैं वो अब बिल्कुल छोटी-छोटी रह गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनटच्ड नहीं आएगा, यहाँ पर उनका इरोजन हो चुका है ऑलरेडी, और वो ओरिजिनल एलिवेशन और शेप में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाएगा। फिर ये जो स्टेटमेंट 4 है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गुरु शिखर है ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस की, और जिसकी हाईएस्ट पीक कितनी है वो है 1722 मीटर, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आता है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अनाईमुड़ी इज करेक्ट। ठीक है, हमको करेक्ट ढूंढना है अनाईमुड़ी के बारे में। तो अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोकेटेड इन इडुक्की स्टेट ऑफ केरला, ये भी सही है। एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा ये कह रहा है कि जो अनाईमुड़ी हैज एलिवेशन ग्रेटर देन 3800 मीटर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो अनाईमुड़ी की जो एलिवेशन वो कितना है, 2695 मीटर है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा।
फिर आता है कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल्स। तो देखो कोडाईकनाल पलानी हिल्स के अंदर सिचुएटेड है, जो कि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट भी है पलानी नाम से, जिसके अंदर पलानी हिल्स है और उसी का पार्ट है कोडाईकनाल। फिर आता है 71। इसमें कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक दे रखी है और यहाँ पे स्टेट दे रखा है। तो देखो केरला में अनाईमुड़ी आता है, तमिलनाडु की आती है डोडा बेटा, और जो नागालैंड है उसके अंदर सारामती आता है, और उत्तराखंड के अंदर आती है नंदा देवी। तो ये आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप इनको याद कर लो। ओके, फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो हमको कैसे जाना है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाना है। और यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, देखो कौन कौन सी है, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर तो यहाँ पर आ गया कहीं पर, तो ये सबसे एंड में आएगा। फिर आती है कौन सी, मैकाले, तो मैकाले ये रहा, और महादेव हिल्स ये रही, और होती सतपुड़ा। देखो ये जो महादेव, मैकाल, ये जो रेंजेस है ये सारे सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट है, लेकिन सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट है तो मतलब सतपुड़ा रेंज तो यहीं से शुरू हो गई ना। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सतपुड़ा आएगी, फिर महादेव, फिर मैकाल, और सबसे लास्ट में कौन सी आ जाएगी, छोटा नागपुर आ जाएगी। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, तो यहाँ पे ये आंसर इसका आ जाएगा। फिर आता है 73 क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गिवन टुवर्ड्स द साउथ। तो नॉर्थ से हमको साउथ में जाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर मैं जो ईस्टर्न घाट की बात कर रहा है आई थिंक है ना, हाँ। तो इसमें अगर हमको इस तरह से जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो देखो सबसे पहले कौन से आ जाएगी, दंड करीना हिल्स आ जाएगी यहाँ पे, उसमें ऑप्शंस में नहीं है। एक नल्लामलाई हिल्स आ जाएंगी, तो नल्लामलाई हिल्स यहाँ पर है। फिर इसके अलावा कौन सी है, जावादी हिल्स कहाँ पर है, जावादी हिल्स ये रही नीचे की तरफ है। फिर इसमें अन्नामलाई हिल्स है, तो अन्नामलाई से हिल्स और नीचे आ गई। ओके, और नीलगिरी हिल्स तो यहाँ पर है ही, इसके ऊपर है ही। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, नल्लामलाई हिल्स आ गई, जो कि 2 ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। और फिर बात है नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स तो बहुत नीचे, इसके पहले कौन सी है, जावादी हिल्स आएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, और यहाँ पे देखो अगर नॉर्थ से साउथ आएंगे तो जावादी हिल्स के बाद में पहले नीलगिरी हिल्स आएगा, फिर अन्नामलाई आएगा। तो यहाँ पर नीलगिरी पहले आ जाएगा और अन्नामलाई बाद में आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। फिर आता है 74 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। अब देखो ये तीनों तो ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं, लेकिन ये जो सालहर हिल्स है ये सह्याद्री का पार्ट है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कह रहा है कि द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन दियर नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो आपको एक चीज बताऊं कि जो वेस्टर्न घाट है, अब देखो ये वेस्टर्न घाट है इस तरफ है ना, ये वाले। अब इसमें ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न साइड है वहां पर इनकी पीक्स ज्यादा ऊंची है। जबकि अगर आपको ये ध्यान हो कि जो यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट है, इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, इनकी हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई है, जो कि सदर्न साइड में है। तो जो इनकी हाईएस्ट पीक होती है ना, वो किस तरफ होती है, वो सदर्न साइड के अंदर होती है, ना कि नॉर्दर्न साइड में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, और अन्नाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ताप्ती रिवर है लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा। देखो यहाँ पर अगर आपको पता हो कि पहले विंध्या रेंज आती है, फिर सतपुड़ा रेंज आती है, और इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर बहती है, वो बहती है नर्मदा, और इसके जो सतपुड़ा के नीचे कौन सी बहती है, वो बहती है ताप्ती रिवर। तो जो सतपुड़ा रेंज है उसके साउथ में कौन सी रिवर है, ताप्ती रिवर है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर एक नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। तो बिल्कुल सही बात है कि रिफ्ट वैलीज में बहती है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बीच में से बहती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर ये 76 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस स्प्रेड ओवर ओनली 1 स्टेट इन इंडिया। अब देखो इनमें से कौन सी एक ही स्टेट में जो स्प्रेड हो रखे हैं। तो अरावली जो रेंजेस है वो गुजरात से चलती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगर सतपुड़ा रेंज की बात करो तो ये गुजरात से शुरू होती हैं, इसके अलावा एमपी में जाती हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जाती हैं, और वेस्ट बंगाल में भी इसका एक्सटेंशन है। तो ये भी गलत हो गया। अजंता जो है वो केवल महाराष्ट्र के अंदर रहती हैं। ठीक है, और सह्याद्री आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी रहती हैं। इसके अलावा पूरा ये वेस्टर्न घाटी तो आ गया, सह्याद्री को वेस्टर्न घाटी तो बोलते हैं। तो गुजरात से शुरू होकर बिल्कुल 6 स्टेट में जाती है। तो यहाँ पर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 77 क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लॉन्गिट्यूडनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रीसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमको कैसे जाना है, साउथ टू नॉर्थ में जाना है। ठीक है, तो हमको इसको अरेंज करते हैं। तो देखो सतमाला हिल्स कहां पर है, सतमाला हिल्स आती है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र तो यहां पर हो गया। ठीक है,
फिर आती है कैमूर हिल्स। तो देखो कैमूर हिल्स किसका पार्ट है, जैसे इसका एक्सटेंशन कुछ झारखंड में भी है, कुछ बिहार में भी है और एमपी के अंदर भी आता है, तो इसको अपन यहाँ पर मान लेते हैं। फिर आती है पीर पांजाल रेंज। तो पीर पांजाल रेंज कहाँ पर है, वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, ऊपर की ओर। फिर आती है नागा हिल्स। नागा हिल्स कहाँ पर, नागालैंड की तरफ में है, ओके, जो कि ऊपर की ओर है। तो अगर मैं साउथ में जाऊं तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सतमाला हिल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ठीक है। फिर आता है दूसरा कैमूर हिल्स। तो अगर ऊपर जाएंगे तो कैमूर हिल्स आ गया, तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो ऑब्वियसली बात है कि पीर पांजाल सबसे ऊपर है, तो थर्ड ऑप्शन का आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका बी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर आता है कि जो कार्डमम हिल्स है इज लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे जो कार्डमम हिल्स है, तो देखो कार्डमम हिल्स यहाँ पर है, ठीक है, ये वाली। और ये किन के बीच में, किन किन के बीच का पार्ट है, तो ये वाला हिस्सा तो हो गया केरला, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर कौन सा हो गया, तमिलनाडु। तो ये जो कार्डमम हिल्स है वो तमिलनाडु और केरला के बीच बॉर्डर बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, केरला एंड तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमको जो करेक्टली मैच नहीं है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर ये जो मंडाव हिल्स है वो विंध्या रेंजेस के पार्ट है। विंध्या रेंजेस किसमें, एमपी के अंदर है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आता है 80 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो यहाँ पर हमको हिल्स और उनके रीजन को मैच करना है। तो पहला आता है कार्डमम हिल्स। तो देखो मैंने कार्डमम हिल्स का बारे में बताया कि कार्डमम हिल्स कहाँ पर पाई जाती है, ये जो केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पर मिलती है। और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट तो ये वाला है। जबकि ये कौन सा वाला कोस्ट है, ये है मालाबार कोस्ट। तो जो कार्डमम हिल्स है वो मालाबार कोस्ट के आस, अगर यहाँ पर मालाबार कोस्ट आता तो उसका करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर ये भी मैच नहीं करा। अभी मैंने बताया कि जो कैमूर हिल्स कहाँ पर पाई जाती है, ये छत्तीसगढ़, बिहार और एमपी का इनके अंदर इसका एक्सटेंशन है। तो जो कैमूर हिल्स है वो कहाँ पर फिर आता है कैमूर हिल्स। अब देखो कैमूर हिल्स कहाँ पर पाई जाती है, ये एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में इनका एक्सटेंशन है। और कोंकण कोस्ट कहाँ पर होता है, ये आता है कर्नाटका के अंदर। तो ये ऑप्शन इसका ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा आता है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स जैसे मैंने बताया कि ये किसका पार्ट है, सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट है, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स किसका पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है ये, और ये नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी आ जाएगा इसमें। फिर 81 नंबर क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट द नेलांग वैली इज लोकेटेड। तो जो नेलांग वैली है वो उत्तराखंड के अंदर आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोंकण कोस्ट को कर्नाटका बता दिया, ये गलत है। कोंकण कोस्ट किसका पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है। जो कर्नाटका के अंदर है वो कन्नड़ कोस्ट है, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ओके। फिर आता है 82 मैच, इसमें वैली और स्टेट को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो जो मारखा वैली है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है जुकोव जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, नागालैंड का पार्ट है। तो ये इसके अंदर जाके मिल जाएगा। और जो सांगला वैली है ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और ये जो योमथांग है ये किसका पार्ट है, सिक्किम का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर मैंने नोट्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ये लिख लेना अगर आपने ये नहीं लिखी हैं चीजें तो, या फिर ध्यान रख लेना इनका। फिर 83 कह रहा है कि इनमें करेक्ट ढूंढने हमको। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नल्लामलाई रेंज। अब देखो नल्लामलाई रेंज जो है वो किसका पार्ट है, आंध्रा और जो तेलंगाना है उसका पार्ट है। लेकिन साइलेंट वैली किसके अंदर है, ये तो केरला का पार्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ये पथरा कडाऊ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज बिल्ट नियर द साइलेंट वैली। ये फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल दोनों जो हैं, जो कुंती रिवर ओरिजिनेट इन साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आपको फर्स्ट का ध्यान रखना, फर्स्ट यहाँ पे गलत है, ओके। फिर आता है 84। 84 में कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच दिखा रहा है, ओके। तो जो चांगला है वो तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। रोहतांग भी किसके अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर आता है बॉमडीला, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। लेकिन ये जो सेला है ना, ये किसके अंदर आता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, ना कि उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये इसका गलत आंसर हो गया, ओके। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट है, ये आपको ध्यान होने चाहिए, नहीं ध्यान है तो आप इनको लिख लेना। फिर आता है 85, ये भी सेम क्वेश्चन सा हो गया, हमको नॉट करेक्टली मैच्ड ढूंढना है। तो देखो बॉमडिला पास, देखो यहाँ पर बॉमडिला पास है वो अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नाथुला पास बिल्कुल सिक्किम के अंदर है। भोर घाट किसके अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आता है। देखो जो भोर घाट है वो किसके अंदर आता है, वो आता है महाराष्ट्र के अंदर आता है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी नंबर। और पालघाट केरला के अंदर आता है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। इसमें हमको ढूंढना है कि जो रिवर ग्लेशियर से निकलती है ना वो कौन से निकल रही है,
ठीक है, तो अगर मैं यमुना की बात करूं तो यमुना बंदरपुर से निकलती है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चेनाब जो रिवर है वो बारासिंगरी से निकलती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो मंदाकिनी है वो मिलाम ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो जो मिलाम ग्लेशियर से वो है कौन सी निकलती है, वो निकलती है गौरीगंगा निकलती है। फिर जो नुब्रा रिवर है वो सियाचिन से निकलती है, ये भी सही है। और जो जेमो ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है वो कौन सी निकलती है, तीस्ता रिवर निकलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एक तो सेकंड और ये फिफ्थ ये गलत हो जाएंगे, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, 1 और 3 4। फिर आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न घाट आर करेक्ट, हमको करेक्ट ढूंढना है। तो देखो ये एक ब्लॉक माउंटेन है, बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन के पार्ट है, मतलब उसके एग्जांपल्स हैं। इनका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड स्लोप है। देखो यही रीजन है कि जो वेस्टर्न घाट है ना हमारा, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलती है, जैसे कि कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, या फिर जो अपन जो कावेरी हो गई, ये सारी रिवर्स कहाँ से निकलती है, इन्हीं हिमालय वेस्टर्न घाट से निकलती है, क्योंकि इनका जो स्लोप है ना वो ईस्टर्न साइड के अंदर है। स्लोप होने की वजह से यहाँ से जो रिवर निकल रही है वो नीचे की ओर बह रही है। ओके, तो यहाँ पर ईस्टर्न स्लोप है इनका वेस्टर्न घाट का, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट है। फिर ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न सेक्शन है इज कवर्ड बाय लावा। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने जैसे बताया कि जो डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है, ये जो माउंटेन्स हैं वेस्टर्न घाट है डेक्कन प्लेट्यू के तो पार्ट हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू में क्या बना हुआ है, ये लावा का ही तो भरा हुआ है, ये बना हुआ है ब्लैक सोइल जिसके अंदर होती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर 88 क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो लिस्ट। ठीक है, तो जो दीघा सी बीच है वो किसके अंदर है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ओके, जो गोपालपुर है वो ओडिशा के अंदर आता है, और जो कलांगूट है ये गोवा के अंदर आता है, और मरीना किसके अंदर आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है, जो कि चेन्नई के अंदर है। ओके, तो इस तरह से मैच कर लेना है उनको। फिर आता है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। अब देखो केप कोमोरिन कौन सा है, केप कोमोरिन तो ये वाला आ गया, और कृष्णा रिवर कौन सी आती है, कृष्णा रिवर यहाँ पे आसपास में उसका डेल्टा रहता है, तो इसके बीच में कौन सा हो गया, कोरोमंडल कोस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आता है 90th, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे आप तो ये है अंडमान एंड निकोबार। ओके, और इनके जस्ट पास में कौन सा आता है, कौन सा आइलैंड आता है, वो आता है इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया अगर मैं यहाँ पर मैप करूं तो इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड्स है, जिसमें यहाँ पर तो सुमात्रा आता है, ठीक है, यहाँ पर जावा आता है, और यहाँ पर बोर्नियो आता है। ठीक है, और इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार है वो यहाँ पर कहीं पर आता है, मतलब एक मैप बना रहा हूँ अलग से। तो इनके सबसे पास में जो आता है वो कौन सा आता है, सुमात्रा आता है, क्योंकि जावा और बोर्नियो ये इंडोनेशिया के पार्ट है लेकिन वो थोड़े दूर है। तो हमको तो कौन सा ढूंढना है, क्लोजेस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुमात्रा इसका आंसर आ जाएगा, और श्रीलंका तो इनसे दूर है काफी। ओके, फिर आते हैं 91 में, इसमें कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमको करेक्ट ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है कि ये जो बैरन आइलैंड है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, और इंडिया के अंदर कहाँ पर, ये जो अंडमान एंड निकोबार है वहां पर है ये। ओके, और ये लास्ट टाइम एक्टिव कब हुआ था, कि 2025 के अंदर भी इसकी न्यूज थी कि ये यहाँ पर एक्टिव है। ओके, ऐसे तो बहुत बार एक्टिव है लेकिन रिसेंटली 2025 के अंदर हुआ था। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो बैरन आइलैंड है ये जो ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर दूर है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है कि ये जो 140 किलोमीटर दूर तो है लेकिन ग्रेट निकोबार से नहीं, पोर्ट ब्लेयर से ही दूर है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो वाज इरप्टेड वाज इन 1991। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि 2025 में भी ये एक्टिव था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। और 1991 के बाद बहुत बार ये एक्टिव हो गया, जैसे कि 2005 में हुआ, 2017 में हुआ, 2022 में भी एक्टिव हुआ था ये। ओके, फिर आते हैं 92 क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, फैक्चुअल है, और ऐसे फैक्ट हम याद भी नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये क्वेश्चंस ध्यान में रखना है इन सब चीजों के बारे में, कि जो आइलैंड है उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है वियांत शोधर, तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ का पार्ट है। फिर आता है प्रियम पीरम, ये किसका पार्ट है, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात का पार्ट है। फिर आता है द्वारका, द्वारका जो कोस्ट ऑफ अरेबियन सी है उसका पार्ट है। और फिर आता है दमन एंड दीव, जो कि किसका पार्ट है, काथियावाड़ रीजन का पार्ट है। तो आपको इस तरह से इनको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं फिजियोग्राफी की ये होते हैं खत्म। धन्यवाद।